बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 8 फरवरी के बाद किसी भी गैर मुल्की सरबराह मुमलिकत का ये पहला दौरा था, यानी ईरानी सदर इब्राहिम रईसी साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने यहाँ पर 3 दिन यहाँ गुजारे। और उनका ये 3 दिन का दौरा कैसा रहा, अमेरिका ने जो स्टेटमेंट दी है उस स्टेटमेंट को भी देखने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका की मौजूदगी में अब ईरान के साथ आगे किस तरह से बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं बहुत मशहूर हूँ हनीफ कमर साहब का, आप ब्यूरो चीफ़ हैं सच टीवी के। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। थैंक यू। आपने इब्राहिम रईसी साहब का लाहौर का विज़िट भी कवर किया। सर ये बताइएगा कि इस दौरे को आप कितनी अहमियत देते हैं, पर्टिकुलरली उन दिनों के अंदर जब ईरान और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट अपने अरूज पर है। जी बहुत शुक्रिया। ये इब्राहिम रईसी साहब का जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, उनका ये दौरा दोनों मुल्कों के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है और ख़ास तौर पर इसकी अहमियत ईरान के लिए ज़्यादा है। पाकिस्तान की निस्बत में ईरान के लिए इसकी अहमियत को ज़्यादा समझता हूँ, क्योंकि ये अपना ईरान और इसराइल जो जंग शुरू हुई है, जो तनाज़ा हाल ही में बढ़ा है, उस तनाज़े के फौरी बाद किसी भी मुल्क का ये पहला दौरा है ईरानी प्रेसिडेंट का। ठीक है। ईरानी प्रेसिडेंट ये इसराइल का जब उसने दमिश्क में हमला किया और उसके जवाब में फिर ईरान ने हमला किया, उसके बाद टसल से बड़ी 1 अप्रैल को दमिश्क के अंदर उन्होंने हमला किया था इसराइल ने, और फिर 15-16 अप्रैल को इन्होंने जवाब दिया। उसके बाद ये पहला दौरा है किसी भी ईरानी सरबराह ममलिकत का। तो इस दौरे में ईरानी प्रेसिडेंट की ये कोशिश रही कि वो यहाँ से हमायत लेके जाएं पाकिस्तान से अपने लिए, और कम से कम कोई ऐसा जॉइंट स्टेटमेंट यहाँ से जारी हो जिसमें ईरान की हमायत का ऐलान किया जाए। ये ईरान की हुकूमत की और ईरानी प्रेसिडेंट की ये कोशिश थी और इसीलिए उन्होंने ये दौरा किया। अदरवाइज़ तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान की हमायत की कोई अहमियत है? बहुत अहमियत है इस वक्त, जबकि दुनिया में ये कहा जा रहा है कि ईरान आइसोलेट है, या एक जब आप देख रहे हैं ना कि एक गल्फ़ के अंदर एक वार की सिचुएशन है, इसराइल का एक ब्लॉक बन चुका है और दूसरा ईरानियन ब्लॉक है, तो ऐसे माहौल में तो आपको छोटे छोटे मुल्कों की भी ज़रूरत होती है। और पाकिस्तान तो एक बहुत बड़ा मुल्क है, ईरान का हमसाया है, 900 किलोमीटर तवील हमारा बॉर्डर है, एक एटॉमिक पावर है। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान का स्टांस ख़ास तौर पर आप देखें ना कि पाकिस्तान ने इससे पहले, यानी ईरानी प्रेसिडेंट के पाकिस्तान आने से पहले, पाकिस्तान का मौक़िफ़ ईरान और इसराइल तनाज़े के हवाले से क्या था, वो ये था कि दोनों मुल्क तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, बर्दाश्त का मुज़ाहरा करें और एक्सीलेशन नहीं होनी चाहिए, हालात आगे नहीं इतने बड़े। हमसे ज़्यादा अच्छा मौक़िफ़ तो वो अफ़गानिस्तान ने नहीं दिया, जिन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि हम अफ़गानिस्तान जो है वो ईरान के मौक़िफ़ की हमायत करता है। पाकिस्तान ने ऐसी कोई बात नहीं की। तो फिर ईरानी प्रेसिडेंट अफ़गानिस्तान क्यों नहीं चले गए? पाकिस्तान का ये दौरा तो आप नहीं समझते, ये तो पहले से शेड्यूल्ड होगा ना सर? ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि इन्हीं दिनों के अंदर शेड्यूल। बात ठीक है, शेड्यूल होता है, लेकिन एन उस वक्त पे मौखर भी किया जा सकता है, दौरा हो भी सकता है। अगर पाकिस्तान के मौक़िफ़ में का मौक़िफ़ इतना मैटर ही ना करता तो ईरानी प्रेसिडेंट को क्या ज़रूरत थी? ये वही ईरान है ना जिसने 2 महीने पहले पाकिस्तान पे हमला कर दिया था। जनवरी में हुआ था उनका। हमारे अगरचे बरादराना ताल्लुकात हैं, ठीक है, सारे मामलात हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया था और पाकिस्तान ने भी फिर ईरान पे हमला किया। दोनों मुल्कों ने अगरचे फिर फौरी तौर पर ये कहा कि ये दहशत गर्दों के ठिकानों पे हमला था। ईरान का भी यही मौक़िफ़ रहा और पाकिस्तान का भी, और उसके बाद सफारतकारी शुरू हो गई दोनों मुल्कों के दरमियान, और फिर वो जो थी टेंशन उसको कम करने की कोशिश की गई। लेकिन देखें कि सिर्फ 2 महीने पहले दोनों मुल्कों ने अपने सफ़ीर बुला लिए थे, हालात इस लेवल पे थे, और उसके बाद आज हालात इस लेवल पे हैं कि ईरानी प्रेसिडेंट चल के पाकिस्तान आ रहे हैं और यहाँ तमाम सियासी क़यादत से मुलाकातें हो रही हैं, फ़ौजी क़यादत से मुलाकातें हो रही हैं, रवाबत बढ़ाने की बातें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसमें अगर पाकिस्तान का मौक़िफ़ अच्छा ना होता या पाकिस्तान का यूँ आप कह लें कि डिप्लोमेसी ठीक ना होती, तो फिर तो ऐसा नहीं होना था। अच्छा हनीफ साहब, ये बताएं कि एक तरफ ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान का दौरा करते हैं और ठीक है, हमारी 8 से ज़ायद यादाश्तें भी साइन हो गई हैं, मेमोरेंडम साइन हो गए हैं, और हमने अपनी तजारत को 2 अरब से उठा के 10 अरब आइंदा 5 सालों के अंदर करने का फ़ैसला भी किया है। अच्छी बात है। उन्होंने मुख्तलिफ़ ख़ताबात भी किए, यहाँ लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का भी विज़िट किया उन्होंने, कराची के अंदर भी उनको बाकायदा एजाज़ी डिग्री भी दी गई है।
उनकी बेगम की किताब रूनुमाई भी हुई है। तो ये तमाम एक्टिविटीज़ पाकिस्तान के अंदर हुई हैं और उनकी ख्वाहिश भी थी कि वो पाकिस्तान के अंदर किसी अवामी इज्तिमात से ख़िताब करते, लेकिन वो कहते हैं कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो नहीं कर सके। ऐसे में अमेरिका ने भी स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं कि अपनी तजारत को आप जिन ममालिक के साथ बढ़ाने की ख्वाहिशमंद हैं, उनके ऊपर जो पाबंदियाँ उसको भी मद्देनज़र रखा जाए। तो अमेरिकन स्टेटमेंट तो कैटेगोरिकली डिनायल है टोटल इस बात का कि हम ईरान के साथ रवाबित को आगे बढ़ाएं। अमेरिका की ये स्टेटमेंट आज भी आई है, लेकिन ये कोई नई स्टेटमेंट नहीं ईरान के हवाले से। ईरान के हवाले से अमेरिका पहले भी ऐसी स्टेटमेंट देता है, और ख़ास तौर पर जब आप देखें कि गैस पाइपलाइन का मुआहदा हुआ था आपका 2013 में, उस वक़्त आसिफ अली ज़रदारी प्रेसिडेंट थे और उस पर काम भी शुरू हो गया, और ईरान साइड पे काम ज़्यादा हुआ, इधर कम हुआ। उन्होंने अपनी साइड मुकम्मल कर चुके हैं, वो 2014 से मुकम्मल कर चुके हैं। उसके बाद फिर नून लीग की और पीटीआई की हुकूमतें आती रही, लेकिन उस मंसूबे पे काम नहीं हो सका, इसीलिए क्योंकि अमेरिका ने मुखालफत की थी, उसको रोक दिया था। लेकिन उसके बाद फिर भी वक्तन फ़वक्तन बयानात आते हैं, लेकिन ऐसे बयानात ये कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि अमेरिका और इसराइल की मुखालफत, अमेरिका और ईरान की मुखालफत। मैं आपसे यहाँ पर बड़े अदब के साथ डिसएग्री करूँगा कि ये क्यों अचंभे की बात नहीं है। ईरान गैस पाइपलाइन मुआहदा आपका होता है, आपकी साइड नामुकम्मल है, ईरान अपनी साइड मुकम्मल कर चुका है। 2014 में उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होना था, आज 2024 है, हम उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं कर सके। अमेरिकन प्रेशर है। हम ईरान के साथ, जो कि हमारा 900 किलोमीटर से ज़ायद का तवील बॉर्डर है, हम उनके साथ अपने बरादराना ताल्लुकात का सिर्फ दावा करते हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। हमारी आज भी उनके साथ जो डायरेक्ट तजारत है वो अमेरिकन पाबंदियों की वजह से नहीं हो पाती है उस तरह से। तो पाकिस्तान तो अमेरिका का प्रेशर हमेशा से लेता आया है। आज भी अगर इन्हें IMF की किस्तें चाहिए तो अमेरिका की झोली के अंदर जाके बैठते हैं, अमेरिका से इमदाद मांगते हैं तो इमदाद मिलती है, वरना नहीं मिलती। एक चीज़ होती है जज्बातियत और एक चीज़ होती है ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी ये है कि आपने दुनिया के साथ चलना है जी। दुनिया में जिस मुल्क का जो स्टेटस है ना, आपने उसके हिसाब से उसके साथ डील करना है। अगर आप समझें कि पाकिस्तान अमेरिका से डिसएसोसिएट होके या लाताल्लुक़ होके अपना सारा काम कर सकता है, और उसका जो जितना भी डिपेंडेंसी है वो ईरान अगर पूरी कर सकता है, ये भी ज़हन में रखिए कि अमेरिका से डिपेंडेंसी ख़त्म करने के बाद आपकी सऊदी अरब पे भी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आप उस पूरे ब्लॉक से निकलेंगे, और ईरान और ये आपकी वो ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं जो सऊदी अरब और अमेरिका करते हैं। सर ईरान ने खुद अपनी ज़रूरियात को पूरा करके दिखा नहीं दिया। तो आज ईरान की अपनी ईरान पाबंदियों के बावजूद, अमेरिकन पाबंदियों के बावजूद, दुनिया से नाता उनका टूटा हुआ था, इसके बावजूद उन्होंने अपनी लोकल इंडस्ट्री को डेवलप किया, और आज वो दुनिया के मोहताज नहीं ये है। ईरान की पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? पाकिस्तान इसलिए नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में उस तरह का सिस्टम नहीं है जिस तरह का ईरान में सिस्टम है। पाकिस्तान की आपकी शुरू से ही डे फर्स्ट से आपकी डिपेंडेंसी है अमेरिका पर, आपके दिफाई मामलात में, आपके इक्तसादी मामलात में, सारे मामलात में आप डिपेंडेंट हैं अमेरिका। यही नुक्ता मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जब आप अमेरिका के डिपेंडेंट हैं, फिर आप ईरान से ताल्लुकात कैसे बढ़ा सकते हैं? मैं वही कह रहा हूँ, जबकि वो धमकियां भी दे रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ताल्लुकात बढ़ाने के लिए ईरानी प्रेसिडेंट तशरीफ लाए हैं पाकिस्तान में ईरानी प्रेसिडेंट तशरीफ लाए। अब ये देखें कि एक होती है जो चीज़ें स्क्रीन पे चल रही होती हैं, स्क्रीन पे तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो गैस पाइपलाइन का फिलहाल रुक गया, ठप हो गया वो, जब अपना अमेरिका का प्रेशर आया। लेकिन क्या अमेरिका के साथ नेगोशिएशन नहीं हुई होगी इस मामले में? अगर अमेरिका ने आपको रोका कि आप ईरान के साथ गैस पाइपलाइन ना बनाएं, ना उसके साथ ये ट्रेड करें, तो हमने अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए अमेरिका के सामने विश लिस्ट नहीं रखी होगी कि अच्छा चलें फिर हम ईरान के साथ नहीं करते, आप हमारी ये ज़रूरियात पूरी करते हैं। ये बार्गेनिंग नहीं हुई तभी तो हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, और हम IMF हो सकता है हुई हो, के अंदर फंसे हैं। हो सकता है हुई हो, लेकिन उस लेवल पे ना हुई हो जिस लेवल पे हो जानी चाहिए। अब भी ईरानी प्रेसिडेंट आए हैं, अब ट्रेड की अब बातें कर रहे हैं, तजारत बढ़ा, और ये भी बातें हो रही हैं कि वो गैस पाइपलाइन को भी असर न उस पे भी अमल दरामद किया जाए। देखें अगर अमेरिका, आइडियल सिचुएशन तो ये है कि ये हो जाए। सर देखें, अगर अमेरिका हमें कुछ दे तो वो पूरी दुनिया को दिखाता भी है और नज़र भी आना चाहिए। मिसाल के तौर पर उन्होंने यूक्रेन के लिए 61 अरब डॉलर की इमदाद मंजूर की है। उन्होंने मैक्सिको के लिए अपनी इमदाद 9 अरब डॉलर के करीब मंजूर की है। उन्होंने गज़ा के मुसलमानों के लिए जो फूड की मद में इमदाद है वो भी कोई 12-13 अरब डॉलर के करीब उन्होंने अभी मंजूर की है रिसेंटली।
इसी तरह से उन्होंने इजराइल के लिए सर हर साल उसको $3.5 अरब वो देते हैं, और इजराइल के लिए जो अब इजराइल और फ़लस्तीन का जो तनाज़ा चला है उसके अंदर उन्होंने हमास के ख़िलाफ़ $14 अरब की तकरीबन लगभग जो इमदाद है वो मंजूर किया, और वो अब बिल जो है वो कांग्रेस के अंदर उनके पड़ा हुआ है। तो अमेरिका ने हमें IMF की तरफ भेजा हुआ है, और वहाँ से हमें $1-1, $2-2 अरब लेने पड़ते हैं, और उसके लिए भी हमें किस तरह की वो रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। आपके सामने है यहाँ के मौजूदा हालात कि हमें पेट्रोलियम लेवी लगानी पड़ती है, हमें गैस के टैरिफ बढ़ाने पड़ते हैं, हमें बिजली के नर्ख बढ़ाने पड़ते हैं, हमें शरह सूद बढ़ानी पड़ती है, और न जाने कौन कौन सी पाबंदियाँ हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। तो अमेरिका ने तो पाकिस्तान की उस तरह से इमदाद नहीं किया। आपने देखा होगा कि जब विड्रॉल हुआ था अमेरिकन फोर्सेस का अफगानिस्तान से 2021 के अंदर, उसके बाद से तो अब तक हमारा बाकायदा कोई रिलेशनशिप बिल्ड ही नहीं हो सका। बाइडन ने एक बार भी हमें कॉल नहीं की कि यार मैं एक बड़ा मुल्क हूँ, आप पाकिस्तान के साथ में एक अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो बनाना चाहता हूँ। तो कहने का मकसद ये है सर कि जब अमेरिका भी हमें बॉदर नहीं करता और हम उसका फिर भी प्रेशर लेते हैं, तो हम क्यों ना एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की तरफ चले जाएं, एक ऐसे नए ब्लॉक की तरफ चले जाएं जिसके अंदर अफगानिस्तान भी हो, जिसके अंदर सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी हों, जिसके अंदर रशिया भी हो, जिसके अंदर चाइना भी हो, जिसके अंदर ईरान खुद हो, टर्की हो। तो ये क्या खित्ते की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती? हमारा प्रॉब्लम यही है ना कि हम अपने मसाइल का हल दूसरों की जेब में तलाश करते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो रशिया हो जी। अब अगर हम अमेरिका की जेब से हमारे मसले हल नहीं होते तो हम कहते हैं अच्छा फिर हम चाइना ब्लॉक की तरफ जाएंगे। हाँ, हम कभी ये नहीं कहते कि हम अपने मसले खुद हल करेंगे। ये जिस दिन हमने ये कह दिया ना कि हम अपने मसले खुद हल करेंगे, हम डिपेंडेंट नहीं होंगे। देखिए, आप कह रहे हैं कि अमेरिका ने आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं की। मैं कहता हूँ कि अमेरिका ने आपको लेविश जिंदगी दी। आप आज की बात अवाम को या हुक्मरानों को? भाई उन्होंने तो पाकिस्तान को दिया। अच्छा ठीक है। अब आपके हुक्मरान खा जाएं तो वो तो जिम्मेदार नहीं है ना। अच्छा, उन्होंने तो आपको कोलेशन सपोर्ट फंड की मदद में इतना पैसा दिया। अफगानिस्तान में आपने जब लड़ाई लड़ी अमेरिका की तो उन्होंने फ्री लड़ाई नहीं लड़वाई आपसे, उन्होंने आपको फुल पेमेंट की है और शायद एक्स्ट्रा पेमेंट की है। अब आपने पैसे लेकर लड़ाइयाँ कर ली हैं, पैसे लेके आपने यूक्रेन को असला दे दिया है, पैसे लेके आपने सारा कुछ कर लिया है। तो अमेरिका ने तो आपको फ्री लंच कभी नहीं किया आपके साथ, उसने तो आपको पैसे दिए हैं, काम करवाया, और बल्कि आपकी सर्विसेज से ज्यादा पैसे दिए। मैं यहाँ पर एक नुक्ता उठाना चाहता हूँ कि चलें हम एक लम्हे के लिए इस डिबेट को एक साइड पे करते हैं, लेकिन उसका नेट रिजल्ट ये है सर कि पाकिस्तान की ना इकोनॉमी ठीक हुई है, ना पाकिस्तान में आम आदमी के हालात बेहतर हुए हैं, ना पाकिस्तान की हुकूमतें जो हैं वो स्टेबल हुई हैं, ना यहाँ पे ग्रोथ रेट बढ़ा है, ना यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। तो पाकिस्तान को अपने पाँव के ऊपर खड़ा होने के लिए ये बड़ा अच्छा नुक्ता है कि हमें डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी, हमें अपने पाँव के ऊपर खुद खड़ा होना पड़ेगा। कह रहा है आपको। अच्छा, IMF भी यही कह रहा है। IMF का मसला ये है सर कि IMF ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को तहैया किया हुआ है कि हमने इसको रेगुलेट करना है। अब रेगुलेट करने के लिए वो हर नए प्रोग्राम के अंदर नई रिस्ट्रिक्शंस के साथ आते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज तकरीबन 60 साल हो गए हैं हमें IMF के प्रोग्राम्स को लेते हुए, हम आज तक IMF के साथ उनकी शराइत के मुताबिक चल के अपनी इकोनॉमी को रेगुलेट नहीं कर सके, जबकि वो सख्ती से उसके ऊपर अमल दरामद भी करवाते हैं। आप देखें इसकी वजह क्या है। देखिए, ये जाविया नज़र है एक जिससे आप देख रहे हैं, दूसरा जाविया नज़र ये है कि IMF आपके पास चल के नहीं आता कि हमसे पैसे लें, आप चल के जाते हैं IMF के पास। क्या करें, वो इसलिए ना अमेरिका ने अपनी हेगमनी कायम की हुई है। मैं अर्ज करता हूँ ना कि जिस दिन से आपके मुल्क की क्रिएशन हुई है, आप आए हैं, आप अमेरिकन ब्लॉक, आप पहले दिन अमेरिका के पास चले गए और उससे आपने मदद मांगी, उसने आपकी मदद की, आपने आप उस पर डिपेंडेंट होते गए, उस पर होते गए, आप हर लिहाज से उससे। अब जाके आप देखें कि अमेरिका को, जब आप, दुनिया का भी यही दस्तूर है कि आपको अगर मेरी ज़रूरत है तो आप मेरे नखरे उठाएंगे ना, अगर आपको मेरी ज़रूरत नहीं है तो आप मेरे नखरे क्यों उठाएंगे। अमेरिका पाकिस्तान के नखरे उठाता रहा, पाकिस्तान को पैसे देता रहा, उसकी सर्विसेज से ज़्यादा पैसे देता रहा। फिर जब उसको ज़रूरत थी, इसकी अफ़गानिस्तान में उसको ज़रूरत थी, दीगर मामलात में ज़रूरत थी, जैसे उसकी ज़रूरत पूरी हुई या पाकिस्तान की ज़रूरत कम हुई तो उसने कहा कि भाई अब अपने पाँव पे खड़ा हो, हम कब तक आपको करेंगे। यही तो नुक्ता है सर। तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि IMF जो आपको कहता है वो ये कहता है कि भाई मुझसे पैसे ना लो, आप अपने अंदर मुल्क के अंदर इस्लाहात करो। IMF कहता है कि आप अपने सरकारी मुलाजिम कम करो। IMF कहता है कि आप अपनी शाह खर्चियाँ कम करो। IMF कहता है कि ये जो मराहत आपने दी हुई हैं
मराहत याफ्ता तबके को ये वापस लो। अब जब आप नहीं लेते तो फिर वो कहता है कि अगर आपने मराहत ख़त्म नहीं करनी, आपने इस्लाहात नहीं करनी और पैसे मुझसे लेने हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे करो, अच्छा ताकि मेरे पैसे तो रिकवर हो। इसमें गुजारिश ये है सर कि ये बिल्कुल ठीक है कि वो अपने मफादात और चीज़ों को फिर अपने प्रायोरिटाइज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका को जब जब पाकिस्तान की ज़रूरत थी उन्होंने पाकिस्तान को दिया, लेकिन बदकिस्मती से सर वो अब उनका एक आदमी मर जाए ना सर तो पूरे अमेरिकन प्रेसिडेंट से लेकर नीचे तक उनको फिक्र लाहक हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर वो दहशतगर्दी का नासूर छोड़ के गए हैं। बदकिस्मती से आज हमारे डेली जवान हमारे मर रहे हैं, लेकिन हम ऐसी पॉलिसी मुरतब नहीं कर सके, हम अपना सिक्योरिटी सिस्टम इतना फ़ाल नहीं बना सके। हम बदकिस्मती से हुक्मरान ऐसे हमारे आ गए कि हर हुक्मरान ने जिसने देखा कि यार अमेरिका की खुशनुदी हासिल किए बगैर तो यहाँ पर मैं सर्वाइव ही नहीं कर सकता, तो उसने सर्वाइवल के लिए अपने आप को अमेरिका के सामने पेश कर दिया। पाकिस्तान को सर ऐसे संजीदा मैं समझता हूँ हुक्मरानों की ज़रूरत है जो पाकिस्तान के मसाइल को ग्रास रूट लेवल से हल करना शुरू करें। बदकिस्मती से अपने मफादात के गिर्द हम हर आदमी जो है वो घूमता है। मिसाल देता हूँ मैं आपको कि पाकिस्तान की शराफिया को बलदियाती निज़ाम सूट नहीं करता, वो उसकी तरफ नहीं जाते। वो आम आदमी के मसाइल को हल करने के लिए बल्दिया का एक निज़ाम दुनिया भर के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर उस निज़ाम की कोई वक़्त नहीं है। उसको इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने नारा लगाया था कि वो नया पाकिस्तान बनाएंगे और उन्होंने कहा था कि वो आते ही ये काम करेंगे। मौजूदा जो उनके दौर के अंदर बल्दिया का निज़ाम था उन्होंने आते ही उसको भी सस्पेंड कर दिया था और फिर वो लोग अपनी मुद्दत भी पूरी नहीं कर सके थे और फिर सुप्रीम कोर्ट से आपको याद होगा कि वो बड़ी मुश्किल से उनको मंजूरी मिली थी और आखिरी 4-6 महीने वो गुजार सके थे। तो इमरान खान साहब भी वही करते रहे, नवाज शरीफ साहब का दौर भी वही रहा, शहबाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब का, इन सब का दौर वही रहा। आवाम के मसाइल हल करने के लिए संजीदा क़यादत की हमें ज़रूरत है। लेकिन अब मैं वापस मैं चाहूँगा कि हम आएँ और चूँकि काफ़ी डिबेट जो है वो इस टॉपिक पे हो चुकी है। गुजारिश ये है कि इब्राहिम रईसी साहब पाकिस्तान का दौरा करते हैं, हम उनसे क्या फ़ायदा हासिल कर सकते थे अमेरिका के प्रेशर को पसे पुष्ट डालते हुए? क्या आप समझते हैं कि हमने उनसे वो फ़ायदा हासिल कर लिया या उन्होंने हमसे वो फ़ायदा हासिल कर लिया? हमें मेरा ख्याल है किसी से फ़ायदा हासिल करने की ज़रूरत बाद में है, पहले हमें अपने घर को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर हम अपना घर ठीक कर लें, वो इस्लाहात जो इस वक्त आपको बुरी लग रही हैं, IMF कह रहा है, अमेरिका कह रहा है, अगर वही इस्लाहात आप अपने मुल्क के अंदर कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आएँ, आप यहाँ पे इस्लाहात मुआशी कर लें और जिस तरह के जो मसाइल हैं वो उनको आप अपने मुल्क के अंदर हल कर लें, तो ना अमेरिका का प्रेशर आप पे कारगर होगा, ना ईरान का, ना चाइना का, ना किसी का प्रेशर कारगर नहीं होगा। ये तो एक आइडियल सिचुएशन है ना। फिर आपकी खारजा पॉलिसी इंडिपेंडेंट होगी। जब आपकी खारजा पॉलिसी इंडिपेंडेंट होगी फिर आप मुल्कों के साथ बैठ के मामलात करेंगे। हाँ जी। अदरवाइज आप, वो शहबाज शरीफ की बात बहुत बुरी लगी थी लोगों को, लेकिन हकीकत यही है कि बैगर चूज़र नहीं हो सकते। चूज़र आप उसी वक्त ही हो सकते हैं जब आप बैगर ना हो। अब आप देखें कि आप नहीं मानेंगे अमेरिका की तो आप चाइना की मानेंगे, आप इस ब्लॉक में नहीं होंगे तो आप उस ब्लॉक में होंगे। मैं आपको इसके आपकी बात को स्ट्रेंथन करने के लिए मैं अमेरिकन थिंक टैंक्स का एक मौक़िफ़ सामने रखता हूँ कि जब ये नहीं आए थे, अभी प्रेसिडेंट का ट्रिप जो है वो शुरू नहीं हुआ था, तो अमेरिकन ऑफिशियल्स और थिंक टैंक्स ने इस बात को उन्होंने इतना बॉदर ही नहीं किया। उन्होंने कहा हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ईरानियन प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान के साथ उनका एक ऐसे मौके पर ट्रिप हो रहा है जब इसराइल के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट है और अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा, तो कहते हैं हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल क्लियर थे वो इस मामले के इसका अमेरिका के ऊपर या कोई इससे नई डेवलपमेंट वो अखज़ नहीं कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि मुझे जो नज़र आ रहा है, जो मैंने इस ट्रिप को ओवरऑल देखा है, मेमोरेंडम्स का साइन हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं होती, असल बात होती है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो मेमोरेंडम साइन हो गया, अच्छी बात है। ईरान के प्रेसिडेंट का पाकिस्तान में आ जाना और फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी के लिए भी ज़रूरी था कि ईरानी प्रेसिडेंट यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने पाकिस्तान ने लेजिटिमेसी हुकूमत ने ईरान से लेनी थी? नहीं, ईरान से नहीं लेनी थी। एक पैरेलल ओपोजिशन यहाँ पर मौजूद है जो ये समझती है कि ये गवर्नमेंट लेजिटिमेट नहीं है, वो समझती है कि उनका हक नहीं है। वो तो हर ओपोजिशन कहती रहती है, जो भी सर वो इसके लिए गैर वो ये तासुर दे रहे थे, वो ये तासुर दे रहे हैं। आप भी चीज़ों को देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर वो ये तासुर दे रहे हैं
कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो फॉर्म 47 की पैदावार है और मौजूदा गवर्नमेंट को कोई दुनिया जो है वो इस तरह से इज्जत और एहतराम नहीं देगी। जो इज्जत माब ईरान के प्रेसिडेंट ये एक अच्छा नहीं, आप जो यहाँ के ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं, क्या ईरान की ऑपोजिशन इनसे खुश है? ये तो इमाम खुमैनी के डेथ स्क्वाड के जो उस वक़्त अदलिया के जो हैं वो ये चीफ थे, जब इन पे इल्ज़ाम है कि इन्होंने हज़ारों बेगुनाहों को फांसियां दी हैं और अमेरिका ने इन पे पाबंदी लगाई थी। तो ये तो हर मुल्क के अंदर मसाइल हैं। बिल्कुल ठीक है। क्या ईरान ने अमेरिका का ये अच्छा हो गया ना, ये अच्छा हो गया, मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया, अमेरिका का ये मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया? बिल्कुल नहीं किया। तो अपने प्रेसिडेंट को वही इज्जत दी। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि मौजूदा अपोजिशन के लिए भी एक मैसेज क्रिएट करने की ज़रूरत थी जो मौजूदा हुकूमत ने कर दिया है कि देखें दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो अब आ रहे हैं हमारे पास और हमसे बात कर रहे हैं और ये एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की एक नवेद है और इससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। बेसिकली ये एक मैसेज क्रिएट करने की कोशिश थी और इसीलिए अब प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सऊदी अरब जा रहे हैं और फिर नेक्स्ट मंथ एक्सपेक्टेड है कि मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान आएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको हम इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी देखें और इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखें कि ये दौरा अपने एतबार से आपने जिस तरह गुफ्तगू का आगाज़ किया कि अपनी नौयत का एक अहम दौरा था और इससे जो अचीव करना चाहिए वो अचीव हम कर पाएंगे या नहीं ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरा ख्याल है कि इसमें अचीवमेंट पाकिस्तान की ये होगी कि पाकिस्तान भी इसको बारगेनिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल करेगा। ये बात अगर इन द फ्रंट ऑफ अमेरिका सफारती तौर पे नहीं कही जानी चाहिए, लेकिन हकायक यही है कि अमेरिका को इस दौरे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अमेरिका कॉन्फिडेंट है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही किसी और को कोई प्रॉब्लम होगा। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान इसको अपने लिए इसको एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है कि भाई हम आपके ख्याल में कितना प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है और क्या अचीव किया जा सकता है? ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये रहेगा कि हमारे यहाँ एनर्जी का क्राइसिस है, बहरान है, हम शदीद परेशानी में हैं, हम ईरान के साथ डील करने लगे हैं। अच्छा। हम ईरान के साथ डील करने लगे हैं। ठीक है। हम वहाँ से गैस और पेट्रोल और ये चीज़ें लेना चाह रहे हैं, बिजली भी लेना चाह रहे हैं। अगर तो आप ये अलाउ करते हैं तो ठीक, अदरवाइज़ फिर हमें ऑप्शन बताएं कि हम क्या करें। हम आपके साथ, हम आपको डिसएग्री नहीं करते। आपने ईरान पे पाबंदियाँ लगाई हैं, ठीक है, दुनिया ने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए लगी है ना, ठीक है, लेकिन हमें बताएं कि हम किधर जाएं। हमारे पास ना गैस है, ना पेट्रोल है, ना बिजली है, हमारी इकानमी भी तबाह हो रही है, हमारे यहाँ मसाइल हैं। तो ये हमारी जो सर पे गैस पाइपलाइन आई पड़ी है, हम उसको कंटिन्यू करेंगे और अगर हम नहीं कंटिन्यू करते तो ईरान इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा, हमारे खिलाफ फरजाने का केस होगा, हम इतने पैसे कहाँ से देंगे? बिल्कुल ठीक। तो हमारे लिए प्लीज को रास्ता निकालें। आप ये समझ रहे हैं अमेरिका को निकालना पड़ेगा और वो निकालेगा पाकिस्तान। यानी हमें पाकिस्तान को अपने मफादात के लिए भी दूसरों की मंजूरी की ज़रूरत है उसके हसूल के लिए। ज़ाहिर है आपकी इकोनॉमी ही डिपेंड दूसरों पे कर रही है, आपने हमेशा दूसरों की जेब पे नजर रखनी है या आपको चाइना पैसे दे या रशिया दे या अमेरिका दे या सऊदी अरब। बिल्कुल ठीक है सर, जो जितने पैसे देगा हमारे यहाँ उसका उतना ही मकाम है। ये अनफॉर्चुनेट है लेकिन है ऐसे ही। हनीफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने अपना फीडबैक हमें देना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।